Hello everyone. So this is the second lecture of Science Part 1 Gravitation chapter. So today we are going to learn about Kepler's laws. There are 3 laws given by Kepler. So let's get started. Before learning Kepler's law, you need to understand what is circle and ellipse. So when we cut the cone with horizontal plane, we will get the circle as you can see in the figure. If that plane is cut at an angle in the cone, तो हमें क्या मिलता है? Ellipse मिलता है. So an ellipse is the curve obtained when the cone is cut by an inclined plane. Okay, so now you know the difference between the circle and ellipse. अब हमें पता है कि पहले के ज़माने में टेलीस्कोप नहीं होते थे, तो एंशिएंट लोग क्या करते थे? जैसे इजिप्ट एंशिएंट्स, they used to observe the stars and planets in the sky with naked eye. तो एंशिएंट इजिप्ट और बाकी सारे लोगों ने नेकेड आई से जो भी डेटा कलेक्ट किया था वो 16th सेंचुरी तक काफ़ी सारा डेटा हमारे पास या साइंटिस्ट के पास अवेलेबल था. By 16th century, a lot of data were available about planetary motions and positions. तो जोहानस केपलर ने क्या किया? उसी डेटा को स्टडी किया. जोहानस केपलर ने इसी डेटा को स्टडी करने के बाद प्लैनेटरी मोशंस के 3 लॉज दिए. सो लेट अस नाउ स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स. सो Kepler's first law states that an orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of the foci. First law में सिर्फ क्या बताया है उन्होंने कि कोई भी planet sun के अराउंड एक इलिप्स ऑर्बिट में घूमता है और sun कोई भी एक फोकस पे फोकाई पे प्रेजेंट होता है. ओके, एक ही फोकस की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फोकाई. ठीक है, तो sun is placed at one of the foci and planet revolves in an ellipse around the sun. मतलब एक फोकस पे अगर हमने सन को रख दिया तो दूसरा फोकस विल बी एम्प्टी और उस हिसाब से फिर प्लैनेट उसके चक्कर काटेगा. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू कलर का प्लैनेट है वो येलो कलर का जो डॉट दिखा रहा है दैट इज सन. ओके, ये क्या कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसके आजू बाजू चक्कर लगा रहा है. तो कौन सी शेप में चक्कर लगा रहा है? इन अ इलिप्स. हमने अभी पढ़ा सर्कल और इलिप्स का डिफरेंस. सो नाउ लेट्स स्टडी केपलर्स सेकेंड लॉ. तो सेकेंड लॉ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि प्लैनेट की स्पीड इन एन इलिप्स वो कांस्टेंट नहीं होती है. जब भी कोई प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड स्लो होती है. जैसे ही वो सन के पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है. आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि जैसे ही प्लैनेट सन के करीब आ रहा है उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है. एंड एज इट गोज अवे फ्रॉम द सन उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है. तो स्पीड ऑफ द प्लैनेट नियर द सन इज मोर देन इट इज अवे फ्रॉम द सन. बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि सन के पास अगर कोई प्लैनेट आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, तो चलो सेकेंड लॉ को देखते हैं. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब आप यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? हमें इक्वल एरिया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये 2 वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है. तो इस लॉ में क्या बोलना चाहते हैं वो? प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे दिखाया गया है एरिया ए एंड एरिया बी. अगर हम देखेंगे कि बी एरिया को कवर करने के लिए उस प्लैनेट को 1 मंथ लग रहा है, तो अगर सेम 1 मंथ
लग रहा है उसको ए एरिया कवर करने में, तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ दैट एरिया विल बी इक्वल, मतलब एरिया ए इज इक्वल्स टू एरिया बी होगा। इन शॉर्ट, अगर कोई भी प्लैनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई एरिया कवर करता है तो वो दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। दैट इज द केपलर्स सेकेंड लॉ। मतलब द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन swipes out equal area in equal interval of time। ओके, ठीक है, अभी हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेते हैं। Kepler's law. Planetary motion have been observed by astronomers since ancient time। मतलब planetary motion बहुत पहले से ही लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब टेलीस्कोप नहीं था तब भी लोग क्या करते थे, नेकेड आई से प्लानिटरी मोशंस को ऑब्जर्व करते थे, और उसके वजह से बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया था ऑलरेडी, और उसी डेटा को यूज करके साइंटिस्ट ने उसकी मदद से क्या किया, बहुत सारी लॉज दिए। तो केपलर वाज द साइंटिस्ट, उन्होंने कौन सी लॉ दी, प्लानिटरी मोशंस की 3 लॉ दिए हैं। बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो ने क्या किया था, टेलीस्कोप बनाया था। ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो गैलीलियो के पहले ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट पोजीशंस वेर मेड विद नेकेड आई। By the 16th century, a lot of data were available about the planetary positions and motion. Johannes Kepler studied this data. उन्होंने केपलर ने इस डेटा को स्टडी किया और उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की जो कॉमन थी सारे प्लैनेट के प्लैनेटरी मोशंस को लेकर। तो ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट फॉलोज सर्टन पाथ। मतलब कोई भी प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन वो क्या करता है, कोई पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है। तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व करके हमें 3 लॉज दिए। ही स्टेटेड 3 लॉज, ओके, डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। दीज आर नोन एज केपलर्स लॉज। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एन इलिप्स इज द कर्व, सॉरी, an ellipse is the curve obtained when the cone is cut by inclined plane। अगर देखिए ये दिस इज कोन, ओके, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सर्कल मिलेगा, और उसी अगर हम इंक्लाइन प्लेन से कट करेंगे कोन को तो हमें क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। ठीक है, तो इलिप्स में क्या होता है, एक ऐसे 2 एक्सिस डालते हैं। तो ये जो हो गई इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस और दिस इज मेजर एक्सिस। ओके, और ये क्या हो गया, सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। और ये क्या है, F1 एंड F2, ये 2 फोकस है। इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, और अगर इसको सिंगल एक फोकस को हम क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। इफ इट इज प्लूरल वी विल कॉल इट फोकस। ठीक है, वी हैव 2 focal points in a ellipse. The sum of the distances of the focal point from every point on the curve is constant। मतलब अगर फोकल पॉइंट से हम कोई एक पॉइंट, इलिप्स के कोई एक पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा एज ए कांस्टेंट होगा। मतलब F1 and F2 in this figure, F1 and F2 are the 2 focal points of the ellipse। F1 F2 दो focal points हैं, और if A B and C are the 3 points on the ellipse, और हम A B C कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं इलिप्स पे। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर F1 से लेके A तक जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और A से लेके F2 तक जो मेजर करेंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके बराबर, F1 to B and B to F2। मतलब F1A plus F2A is equals to जो मतलब AF1 plus AF2 is equals to BF1 plus BF2
इज इक्वल्स टू CF1 प्लस CF2। ओके, इतना तो आपको ध्यान में आ गया होगा। तो चलिए वी विल ओके, तो देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अभी हमने देखा इलिप्स के दो फोकस होते हैं, उस पे कोई भी एक फोकस पे अगर हम फोकाई पे अगर हम सन को रखते हैं तो प्लैनेट उसके अराउंड कैसे रिवॉल्व करेगा, कौन सी शेप में रिवॉल्व करेगा, इन एन इलिप्स। बस इतना ही है फर्स्ट लॉ में। ठीक है, फिगर 1.4 शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट। 1.4 फिगर में प्लैनेट का ऑर्बिट दिखाया गया है हमें, दैट इज इलिप्टिकल, और सन कहाँ प्रेजेंट है, एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, सो केपलर्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है। केपलर सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। प्लैनेट, दिस इज प्लैनेट, दिस इज सन, हमने एक लाइन ज्वाइन कर ली। तो अगर ये प्लैनेट ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन पर जाता है तो कोई एक एरिया कवर करेगा, वो उस एरिया को हमने नाम दे दिया बी। सेम थिंग वो सी पोजीशन पे आया और यहाँ से डी पोजीशन पे गया, इस एरिया को हम नाम दे देते हैं 2। ठीक है, तो अभी हम इस दो एरिया के बारे में बात करते हैं। अगर ए से लेके बी तक जाने में उसको फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ लगता है, तो सी से लेकर डी तक जाने में उसको हमें क्या देखना है, हमें टाइम इक्वल रखना है। अगर हम टाइम इक्वल रखेंगे, मतलब यहाँ पे अगर 1 मंथ लगता है तो सी से डी तक जाने में हमने क्यों सी से डी तक ही पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि उसको इतना जाने में 1 मंथ लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, अगर टाइम आपका इक्वल है तो वो जो एरिया कवर करेगा दैट एरिया विल आल्सो बी इक्वल। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन swipes out equal area in equal interval of time. Okay, यहाँ पे देखते हैं ए बी एंड सी डी आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम। ए बी एंड सी डी, ये मतलब क्या बोला है, ए बी, ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी तक जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है उसको टाइम कैसा लगा है, वो सारा इक्वल टाइम लगा है, दैट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द ठीक है, the position of the planet starting from A to C are shown by B and D respectively. Starting position क्या है A और इसकी starting position क्या है C. Okay, so the straight lines AS and CS swipes out equal area and equal interval of time. मतलब area जो भी है ASB area and CSD area, ये क्या होगा, इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ। ओके, नाउ केपलर्स थर्ड लॉ। द केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, दिस इज प्लैनेट। ओके, तो इस ए प्लैनेट को सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब हमारे अर्थ की केस में वो क्या हो गया, पूरा एक साल, मतलब 1 ईयर हो गया। ठीक है, तो थर्ड लॉ के हिसाब से क्या बोला है केपलर ने कि अगर ये जो पीरियड है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो that will be directly proportional to the cube of mean distance of planet। मतलब planet से लेके सन तक का जो mean distance है, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक distance अलग है, अगर यहाँ से यहाँ तक distance हम लेंगे planet से लेके सन तक का, सबका distance अलग अलग है इलिप्स में। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल नहीं है, सर्कल में रेडियस अगर हम लेंगे तो वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पे सब डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो हम अगर इसका मीन निकालेंगे तो वो मीन डिस्टेंस को हमने पकड़ लिया r। ठीक है, तो ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का अगर हम स्क्वायर करेंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ओके,
जो कि दिया है यहाँ। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को निकाला तो हमेशा क्या लगता है, इज इक्वल्स टू लगता है और एक कांस्टेंट लगता है, बाकी वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, तो अगर हम इस आर क्यूब को इधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इधर क्या बच जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका स्क्वायर, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर अराउंड द सन इज directly proportional to the cube of mean distance of the planet, cube of mean distance of the planet from the sun. Kepler obtained these laws simply from the study of position of planets obtained by regular observation. He had no explanation as to why planet obey this law. केपलर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि सारे प्लैनेट्स ये तीन लॉ को क्यों ओबे करते हैं, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, केपलर ने तीन लॉस तो दे दिए थे प्लैनेटरी मोशन के, लेकिन उस लॉ का एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, तो उसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। वी विल सी below how these laws help Newton in the formation of theory of gravity. इस लॉ का एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, उनकी कौन सी वाली बुक में, प्रिंसिपिया। In next video we will learn about Newton's universal law of gravitation. So stay tuned.